हेलो दोस्तों। तो ये आपने इसके पिछले वाले वीडियो में आपने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा। उसमें आपको मिला मास इज इक्वल टू जेड एंड क्यू, जेड इंटू क्यू। और इसके सिवाय मास इज इक्वल टू जेड और आई टी जिट। ठीक है, आपको ये मिला था। और मैंने कहा था कि मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको फैराडेज सेकंड लॉ भी पढ़ा दूँ। तो फैराडेज सेकंड लॉ भी बहुत क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बता दूँ ये क्या है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है कि चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो होते रहेगी। उसके लिए हम और भी वीडियो बना सकते हैं। खैर, फैराडेज का मैं सेकंड लॉ क्या उनका लॉ क्या था वो पहले बताता हूँ। तो उनका क्या लॉ था? सबसे पहला उन्होंने लिखा, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर कहें कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों लिखा ये भी आपको मैं बताऊंगा। पहले लिख लीजिए पूरा। पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन, then the amount of substance deposited और गैस लिबरेटेड, ये तो आपको पता ही चल गया लिबरेटेड इज डायरेक्टली proportional to its equivalent weight। ये इन्होंने कैसे निकाला? और इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको मैंने बताया था पिछली बार। खैर, ये इन्होंने कैसे निकाला इसको आप भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान था नहीं, उस समय के लिए भाई कठिन था, इस समय आसान है। देखिए, इन्होंने पहले कहा क्या है उसको समझते हैं, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला मतलब क्यों यूज किए हैं ये भी आपको बताते हैं। पहले देखिए, इन्होंने इनके स्टेटमेंट जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अब देखिए इसको देखते हैं। इफ़ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इट। ठीक है, किसी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में जब सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होगा तो सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेटेड होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या था, याद आया? मोलर मास अपॉन एक्स। हाँ, तो यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा फैराडेज सेकंड लॉ, बस इतना ही है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिखेंगे और समझेंगे कैसे इन्होंने इसको किया होगा। देखिए, सिंपल है। पहले फार्मूले से इन्होंने क्या किया, इसको डिराइव कर लिया। पहला फार्मूला हमारा क्या था? अच्छा, उससे पहले हम समझते हैं कि ये सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा। देखिए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए। खैर, तो इलेक्ट्रिक सेम अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम आपने अगर पढ़ा ना हो तो आपको बता दूं कि कोई भी अगर मान लीजिए करंट आ रहा है, ठीक है, और दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं ऐसे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। और ये जो आ रहा है ये सब एक्चुअली काम आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऐसे है, ठीक है,
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब एक सीरियल में, देखो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सीरियल में हो गया, और ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई है तो इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज सेम होता है और करंट बढ़ जाता है, इधर कुछ करंट चला जाता है, इधर कुछ करंट चला है। मान लीजिए 6 वोल्टेज का करंट है, इधर सेम है, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सेम ही करंट रहता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज से आपको लेना ही देना नहीं है, सेम करंट से लेना है, क्योंकि करंट आपको बताना है, करंट वही चार्ज ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चार्ज के बराबर होता है, तो इसीलिए तो यहाँ से क्या हो रहा है, करंट सेम जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को इसी तरह जोड़ दें तो करंट सेम पास होगा, तो चार्ज भी सेम होगा, और जब चार्ज सेम होगा तो इसका बाद ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो अब सिंपल हम क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐसे ऐसे ले लिए हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया। ठीक, अब मान लीजिए ये जिंक सल्फेट का सल्यूशन है, ये मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है। इतना तो आप समझ रहे होंगे पहले ही लेक्चर से, अगर अच्छे से देखें हैं तो, वरना पता नहीं। और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसको हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, मान लीजिए एक बढ़िया बैटरी लगा दिया 2 सेल वाली, और इसके बाद इसको हमने ऐसे जोड़ दिया डायरेक्टली। अब आप सोचेंगे इसमें कैसे ये वाला बन गया, देखिए आप मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, अब ये सेल हो गया। ठीक है, ये सेल हो गया, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल हो गया, इसको ऊपर ले गए, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये सीधे आ गया, सीधे ये आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ है, और फिर उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये करंट, ये समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, चलिए इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये जो बना है वो ऐसे कुछ बना है, देखिए। ठीक, और ठीक है, अब तो समझ में आया। तो देखो दोनों सेम तार में है ना, सेम, इसका मतलब ये सीरीज में जुड़े हैं, तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि ये करंट जो होगा सेम पास होगा यहाँ से। ठीक है, सेम करंट पास होगा। अब देखो टाइम तो अपने आप सेम हो जाएगा ना, टाइम अगर सेम अपने आप हो जाएगा, इसका मतलब जो आई टी है ये दोनों सेम हो जाएंगे, और इसका मतलब ये चार्ज सेम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। फैराडेज का सेकंड लॉ जो था इस बेसिस पे बना कि अगर सेम करंट पास किया जाए सेम टाइम के लिए, तो सेम करंट और सेम पास हो रहा है दोनों ना, यहाँ पर सेम करंट पास होगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, मास ऑफ डिपॉजिटेड जिंक का, इस पर डिपॉजिट होगा जिंक, वो क्या होगा Z इंटू क्यू। ठीक है, क्यू सेम है आपको पता है। इसका क्या होगा, मास कापर होगा ना, कापर, ये क्या होगा Z इंटू क्यू। क्लियर। अब देखिए इसके लिए Z कुछ चेंज होगा, इसके लिए Z कुछ चेंज होगा। अब इसको हम समझते हैं, आपको समझाते हैं ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे होगा ये। अब देखिए आप अच्छे से इतना समझ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए क्या होगा कि Z का जो वैल्यू होता है, मैंने आपको बताया था Z इज इक्वल टू क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, ये आपको मैंने बताया था। इसके अनुसार अगर Z की वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो mZ का जो होगा Zn का होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, ठीक, अपॉन फैराडेज कांस्टेंट इंटू क्यू। इसका क्या होगा, देखिए फैराडेज कांस्टेंट सबके लिए सेम है तो इसके लिए Zn लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो चेंज होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट सबका चेंज होता है। अब इसका भी समझ लेते हैं ऐसे, तो इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट कॉपर अपॉन F इंटू क्यू। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया, इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए आराम से। अब क्लियर क्यों नहीं होगा भाई, देखिए इक्विवेलेंट जो जिंक है ये चेंज होगा, इसके लिए कुछ कॉपर का इक्विवेलेंट वेट चेंज होगा और इसका अलग होगा, ये अलग अलग होगा ना, ये तो एक नहीं होगा ना, तो इसीलिए इसको हम अलग बना दिए हैं कि ये जिंक का कुछ है, इसका कुछ अलग है। ये जो ये होता है इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था, ये कितना होता था 96500,
तो इसके अनुसार ये और ये तो सेम हो गया ना, इसको तो जिंक लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यू तो आपका सेम ही है, यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये अब है, अब मान लीजिए हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को MZN/MCU को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होगा देखते हैं। EZN/F Q/ECU/F Q से Q गया, ठीक, F से F गया कि नहीं गया ना। तो ये क्या आ गया, EZN/ECU आ गया। इसका मतलब हम होल में सबसे मतलब लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि MZN/MCU इज इक्वल टू किसके, EZN/ECU, ठीक, ये निकल के आ गया। बस यही तो है, यही है फैराडेज कांस्टेंट, फैराडे का ये क्या है, सेकेंड लॉ। तो इसके अनुसार ये फैराडे ने कंक्लूड किया कि जो मास होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट किसके वेट के बराबर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो सिंपल, इसके प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये प्रोपोर्शनल यहाँ से समझ में आ रहा है ना प्रोपोर्शनलिटी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैथमेटिक्स तेज कीजिए खैर, तो ये हो गया हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या है, बस यही लास्ट में याद रखना है, MZN/MCU। और ये अगर 3 होगा तो 3 कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है, 3 कर लेना। तो यहाँ से ये हमें फार्मूला समझ में आ गया कि जो मास होता है वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि इन्होंने लिखा भी है, देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने बता दिया है, ठीक। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए, एक न्यूमेरिकल हमारे सामने अब दिख गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड लॉ पर बेस है, पहले ही बता दिया, चलिए ठीक है। क्या लिखा है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl and CuSO4 copper sulfate if 12 ग्राम ऑफ H2 इज लिबरेटेड। इसका मतलब इससे निकला होगा 12 ग्राम ऑफ H2। फाइंड द मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, एटॉमिक वेट ऑफ Cu इज 63.5, ठीक है, AMU। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया है कि सिंपल लिखा गया, सबसे पहले सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सबसे पहले यहाँ पर ही बता दिया गया कि ये सेकेंड लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से याद आया आपको, खैर। और फिर क्या दिया गया है, इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड CO4, ये तो आप समझ ही रहे हैं, आपको मैंने बताया था। इफ़ 12 ग्राम ऑफ H2 इज लिबरेटेड, मतलब कि 12 ग्राम का H2 जो है गैस, वो लिबरेट हुआ, मतलब आज़ाद हुआ ठीक है, सोल्यूशन से, मतलब HCl से 12 ग्राम H2 निकला, लिबरेट हुआ, आज़ाद हुआ ऑफ। तो फिर आपको बताना फाइंड द मास ऑफ Cu डिपॉजिट, मतलब अब इसमें से जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा। तो अब इसको सिंपल वे तरीके से मतलब आपको मैं बताता हूँ, सेकेंड जो हमारा ला है उसी से लग जाएगा आराम से। आपको मैंने बताया था कि जो मास होता है वो इक्विवेलेंट टू वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और वहाँ से मैंने आपको बताया था कि MZN/MCU रहा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2 कर लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आया। मतलब सिंपल, आप MZN था तो Z को मान लीजिए 1, ZN को मान लेता हूँ मैं 1 और CU को मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। तो M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2, ये आप मतलब रट लीजिए, यही है, समझ लीजिए कि यही है सेकेंड लॉ इनका यही है। तो अब यहाँ से आप मतलब आपको देखिए क्या क्या दिख रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि मास ऑफ HCl, तो मान लीजिए HCl इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कॉपर सल्फेट ना, ठीक है। तो मान लीजिए मास ऑफ HCl अपॉन मास ऑफ CuSO4, तो सिर्फ Cu लो, HCl क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू इसके बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H/CU,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। सही है, इतना तो आपको मैनिपुलेशन करना आता होगा, सिंपल वही रख देना है। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ HCl में H का, तो मास ऑफ HCl में H का कितना था 12 ग्राम, सिंपल लिखा है 12 ग्राम, आप लिख दीजिए अपान मास ऑफ कॉपर सल्फेट, यही निकालना, फाइंड द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसको आप रख लीजिए, मान लीजिए मास ऑफ Cu ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो H2 होता है, कहाँ लिखें, यहीं पर लिखें। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि जो ये H2 का जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2 का। ठीक है, H2 का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, मोलर मास अपान X, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, नहीं बताया था, अरे भाई देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, मोलर मास अपान X, ये आपको मैंने बताया है। इसके अनुसार अब देखिए इक्विवेलेंट वेट इसको रख लेंगे तो H2 का कितना होगा, देखिए इक्विवेलेंट हमें यही निकालना है E, तो इसको E मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1, 2 है, तो 1 × 2 = 2 अपान इसका जो X है वो कितना दिया गया है 2 है, तो 2 रख लेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट जो आ गया टोटल कितना आ गया 1। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आते हैं, क्या दिया गया है, इक्विवेलेंट Cu का, तो Cu का लेते हैं। इसमें Cu पर 2+ का चार्ज होता है, तो इसीलिए Cu का 2+ का चार्ज होगा। ठीक है, CuSO4 में Cu का जो X होगा वो कितना होगा 2 हो गया, और इतना इसमें एटॉमिक वेट कितना दिया है 63.5, यहाँ पर गिवन रहता है हमेशा। तो अब सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा 63.5 अपान 2, समझ में आया। अरे भाई X का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर मोलर मास की जगह पर इतना लिख लिए हम, 63.5 मोलर मास हो गया, X की जगह पर 2 लिख लिए, कॉपर का हो गया क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आया, कॉपर का ये निकाल लिए, हाइड्रोजन का इतना आ गया। अब इसको हम सिंपल MCU का मान निकाल लेंगे, तो ऐसे करेंगे, MCU बराबर हो जाएगा हमारा 12 × 63.5 अपान 2। ठीक, 6 5 30 0, 6 × 18 1 19, 6 × 18 3 21, 6 36 और 2। ठीक है, कितना आ गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया 381 ग्राम, तो 381 ये रहा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट का मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि कैसे निकल रहा है। कॉपर का आप देख सकते हैं, आप देखिए, जैसे कॉपर का फिर से बता देते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकला है। कॉपर का आपको गिवन दिया गया है मोलर मास, ठीक, 63.5, X का मान कितना है 2 रख दिए, ये निकल के आ गया। इसको यहाँ पर मैंने रख दिया सिंपल इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट, ये देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 आ गया, अब इसको हमने भी रख दिया, फिर इसके बाद ये जब किए आ गया आंसर। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया है, और आगे एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा और हाई न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, उसमें सब मतलब जितना हो सकता है। खैर, तो पढ़ते रहिए। अब इसमें जो भी ना समझ में आया हो वो
अच्छे से आप पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए भाई, सिंपल मास ऑफ 1 एंड मास ऑफ 2 ये किसके बराबर होता है? E1/E2 के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास HCl और CuSO4 था, तो HCl रखते हैं, CuSO4 रखते हैं। तो मास ऑफ HCl में H का होगा। ठीक है, और इसमें कॉपर का होगा। भाई कॉपर तो डिपॉजिट होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो लिबरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट H निकालना कैसे आपको पता ही है, नहीं निकालना जानते तो देखिए सिंपल रखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? H का ना। तो H का देखिए क्या होगा, देखिए मोलर मास आपको पता है H2 लिखा है, तो इसका मतलब 1/2 ये चीज़ आप निकाल लेते होंगे, तो ये 2 हो गया। अरे भाई हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है ना, एटॉमिक वेट 1, तो 1 और ये कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 1/2 = 2 AMU, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर देखिए। तो सिंपल देखिए H2 जब हम लिखेंगे, H2 कैसे लिखेंगे? H2 मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, H2 कैसे लिखते हैं? H2 जो होता है वो H+ एंड H+, ऐसे तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि 2H+ जब मिलेंगे तो ये हमारा बनेगा, तो ये 2 तो हाइड्रोजन अब कैटायन है इसमें, तो इसलिए H का मान कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 हो गया, इसके बाद अब करेंगे तो बराबर 1 आएगा ना, और 1 आ गया। इसके बाद अब ऐसे कॉपर का भी कर लेंगे। कॉपर का हमें पता है, इसमें वेट दिया है 63.5 लिख लिए। एक्स का मान 2 क्यों है? 2 इसलिए है क्योंकि भाई कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है Cu2+ SO4 2- से होता है, तो 2+ का चार्ज है ना, तो यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 2 रख लिए हैं, 2 रख लिए हैं। एक्स का मान 2 रखेंगे, फिर यह आएगा, फिर यहाँ से अब इतना तो मैनिपुलेशन आप कर ही लेते हैं। खैर, तो ये सब आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा फाइट मारना है इसमें, क्योंकि ये आपको मतलब जब भाई उच्च पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा फाइट मारना पड़ता है। फाइट मतलब लड़ना पड़ता है खुद से, और उसे समझना ही पड़ता है। तो ये आप समझिए थोड़ा सा। मैंने आपको बस बता दूं, ये 12th में रहता है, 12th का है ये टोटल जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब आपके लेवल में समझाने की कोशिश में हूँ इस समय। तो खैर, आप अगर समझने लगेंगे तो अच्छी बात है। इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, मॉलिक्यूलर वेट का आप वीडियो डाल दीजिए, वहाँ से आप फिजिक्स वाला सर का वीडियो देख सकते हैं, वो तो हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हम भी प्रेरणा लिए हैं। उसके सिवाय आप मतलब चाहे जिससे देख सकते हैं, अनअकैडमी का यूज कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ जब ये मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर मास ये सब आपको जब समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये और आसान हो जाएगा। अभी आपको मतलब फॉर द सेक मैं बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ लीजिए इसको। मेरा यहाँ पर ये बताने का उद्देश्य ये है कि इसका देखिए यूज कितना है, और इसके अनुसार जब आप इसे पढ़ लेंगे तो ये सब सवाल कितनी जल्दी लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मॉलिक्यूलर मास, एक्स, इक्विवेलेंट वेट, ये सब पढ़ लेंगे, कितना सिंपल है। और देखिए मुझे भी ये पता है कि ये 8th लेवल की मतलब मैं 8th को भी बता रहा हूँ, और मतलब मैं क्लास तो नहीं देख रहा हूँ, कौन देख रहा है इसे, खैर। लेकिन अगर 10th के भाई लोग देख रहे हैं तो इसको मतलब मुझे ये पता है कि वो इसे आराम से समझ सकते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में, जो हाई पढ़ा होगा। लेकिन जो अगर मतलब क्लास लेवल तक का पढ़ा हो तो उसे भी इक्विवेलेंट वेट का ज्ञान नहीं होगा, मुझे लगता है। खैर, तो इसीलिए आप सब थोड़ा सा फाइंट मारिए, ये 9th में ही है, समझ जाइए 9th में ही है ओलंपियाड लेवल के लिए। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी पढ़ाई हमेशा उच्च रखिए, और इसी कामना के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। अगला वीडियो मैं न्यूमेरिकल्स पर सिर्फ बनाऊंगा, दोनों लॉ को मतलब जोड़ के न्यूमेरिकल्स लेकर फिर आपको बना दूंगा। ओके, थैंक यू।